हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलो उन स्टडीज को थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। आज हम रिवाइज करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। आपको पता है अच्छा इंपॉर्टेंट एएस है और बहुत ही इजी एएस है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये अभी न्यूली एडिड एएस है। न्यूली एडिड एएस अभी आईसीएआई ने न्यू स्कीम में इसको ऐड करा और एज सच अभी तक एग्जाम में इसका कोई क्वेश्चन फ्रेम हुआ भी नहीं है, तो आपका इसमें क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। आई होप आपको इसका बेसिक मीनिंग पता हो। इम्पेयरमेंट मतलब एसेट की वैल्यू का कम होना। अब हम देखेंगे एसेट की वैल्यू कम होना मतलब किसी चीज से हम कंपेयर करोगे ना, कम हुई है तो किससे कंपेयर हुई है, कितनी कम हुई है, और जो रिडक्शन हुआ है उसका हम करेंगे क्या, ठीक है। और वैल्यू किस कारण से कम हो सकती है, सब कुछ हम पढ़ेंगे एएस 28 में। सबसे पहले स्कोप बाद में देखते हैं। सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू एएस 28। इम्पेयरमेंट लॉस, पूरा एएस जिस पे आपका चलता है। इम्पेयरमेंट लॉस मीनिंग क्या है? कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स माइनस रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एसेट। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर सेइंग दैट द WDV, that is carrying amount of an asset is 1,50,000, but its recoverable amount is rupees 1,30,000, then you will say its impairment loss is 20,000। ठीक है। अब WDV तो हमें पता है, हमने AS10 में देखा था कि हम एसेट की जो भी कॉस्ट होती है उसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं, आपका WDV आ जाता है। ये रिकवरेबल अमाउंट क्या है? रिकवरेबल अमाउंट क्या मतलब सिर्फ मार्केट वैल्यू होता है? नहीं, रिकवरेबल अमाउंट का मीनिंग होता है हायर ऑफ एन एसेट्स नेट सेलिंग प्राइस एंड इट्स वैल्यू इन यूज। वन वर्ड में बोलूं तो उसकी वर्थ कितनी है। अगर आपके पास कोई भी एसेट है तो आप क्या कर सकते हो? हमें एसेट का मीनिंग हमने पढ़ा था AS10 में, जिससे हमें कुछ भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो, राइट। तो एसेट से आपको कैसे बेनिफिट्स हो सकते हैं? या तो आप उसको सेल कर दोगे या फिर यूज कर लोगे। आप देख रहे हो कि सपोज आपको सेल करने पे नेट जो सेल प्रोसीड्स आ रहे हैं ब्रोकरेज वगैरह सब हटा के, वो आ रहे हैं किसी एसेट से, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपीज के, ठीक है। और आप कह रहे हो कि अगर हम उसको यूज करते हैं, इन फ्यूचर उसको यूज करते रहेंगे, उससे कुछ ना कुछ कैश जनरेट होगा, कैश इनफ्लोज होंगे ईयर ऑन ईयर। अगर हम उसको डिस्काउंट करते हैं तो जो हमारी वैल्यू आती है, वैल्यू इन यूज, वो अगर आ रही है 7 लाख रुपीज, जिस दिन हम इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं उस दिन हमने देखा कि मार्केट में हम ये एसेट 5 लाख में सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर इस एसेट को हम सेल ना करें, यूज करें, यूज करने से कुछ ना कुछ कैश फ्लो आएगा। कैश फ्लो ईयर ऑन ईयर आएगा, एक साल की बात नहीं करें हम, जितने भी साल कैश फ्लो आएगा उसकी हम ईयर जीरो की प्रेजेंट वैल्यू निकालें। जिस दिन इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं हमने देखा उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 7 लाख। तो आप बताओ, आपके एसेट को सेल करना चाहोगे? जिस एसेट को यूज करके आप 7 लाख रुपए कमा सकते हो, क्या आप उसको सेल करोगे? नहीं करोगे। तो आपने बोला रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ एसेट्स नेट सेलिंग प्राइस एंड वैल्यू इन यूज। आपने देखा इसके केस में रिकवरेबल अमाउंट कितनी हो जाएगी? 7 लाख रुपीज। अब आप इस रिकवरेबल अमाउंट को बुक वैल्यू से कंपेयर करो, WDV से। अगर रिकवरेबल अमाउंट कम है, एसेट की वर्थ कम है, आप चाहे उसको बेच दो चाहे यूज कर लो, आप 7 लाख से ज्यादा ले ही नहीं सकते, और आपने बुक वैल्यू देखी उसकी कम है 7 लाख से, तो आप उसको इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज कर दोगे, ठीक है। हियर नेट सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। हमें पता है नेट सेलिंग प्राइस, वैल्यू इन यूज मतलब प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग प्री टैक्स रेट ऑफ एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लोज। अगर सपोज आपके जैसे क्या था, ईयर्स दे रखे आपको अलग अलग, ईयर 1 2 3 4 5, जनरली हम 5 ईयर्स तक लेते हैं। अगर क्वेश्चन में ज्यादा बोले तो आप ज्यादा ले सकते हो। और आपको क्या बता रखा है? कैश फ्लोज बता रखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैश फ्लोज। सपोज 10,000, 20,000, 40,000, 60,000 और 35,000। डिस्काउंटिंग रेट बोला आपको 10% का, तो आप इसका क्या लिखोगे? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखोगे। कितना होता है 10% के अकॉर्डिंग? 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 आई गेस, 0.621। ये चेक कर लेना, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू कैसे? A इंटू बी, कैश फ्लो इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जो जो इनकी वैल्यूज आती जाएगी उसका लास्ट में टोटल कर देना। दिस टोटल विल बी योर वैल्यू इन यूज। तो आपको ये वैल्यू इन यूज और सेलिंग प्राइस को कंपेयर करना है। देखोगे जो भी हायर है दैट इज योर रिकवरेबल अमाउंट। इफ रिकवरेबल अमाउंट इज लोअर देन WDV, then there will be an impairment loss, right?
अच्छा, अगर आपको रेंज दे दी वैल्यू इन यूज की, ऐसे अलग अलग ईयर्स का रेशियो नहीं दिया, आपको रेंज दे दी, तो आप क्या करोगे, उसका एवरेज कर दोगे। सपोज आपकी रेंज थी 200 टू 250, एवरेज विल बी 225, आप वैल्यू इन यूज बोलेंगे 225। अगर प्रोबेबिलिटीज दे दी 10,000 होने की प्रोबेबिलिटी इज दिस, 20,000 होने की प्रोबेबिलिटी इज दिस, प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है, उनको मल्टीप्लाई कर दो। आप एस्टिमेट कैसे लेते हो फ्यूचर कैश फ्लोज के, मैक्सिमम 5 ईयर्स के लेते हो अनलेस मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट फॉर लॉन्गर पीरियड। फॉरेन करेंसी में अगर आपके कैश फ्लोज होने वाले उसको आप किस पे कन्वर्ट करोगे, रेट ऑन डेट ऑफ कैलकुलेटिंग इंपेयरमेंट लॉस। बेसिक था ये तो। अब आप कह रहे हो इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री क्या होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला एसेट की सपोज WDV है 10 लाख रुपीस, ठीक है, उसकी सेलिंग प्राइस है 5 लाख रुपीस एंड इट्स वैल्यू इन यूज इज 7 lakh rupees. In the given case, recoverable amount will be higher of selling price and value in use equals to 7 lakhs. But this 7 lakhs is lower than WDV. WDV से तो कम है, तो आपका impairment loss आ जाएगा। impairment loss कितना आएगा, 10 minus 7 equals to 3 lakhs. अब impairment loss मतलब आपको एसेट की वैल्यू कम करनी है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, आपको कम करना है तो एसेट को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो टू एसेट अकाउंट। कितना, 3 लाख रुपीस। लॉस हो रहा है, लॉस का क्या बैलेंस होता है, डेबिट, इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा आपका, ठीक है जी। इंपेयरमेंट लॉस आपका आ गया 3 लाख का। अब ये इंपेयरमेंट लॉस को हम राइट ऑफ कहाँ से करेंगे, आपका कोई भी लॉस कोई भी एक्सपेंस होता है राइट ऑफ करते हो, P&L से इसको राइट ऑफ कर दो, P&L टू इंपेयरमेंट लॉस 3 लाख रुपीस। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। यहाँ पे आपका एक कैची पॉइंट आता है, हमने बोला P&L से आपको इंपेयरमेंट लॉस राइट ऑफ करना है, लेकिन अगर जैसे अभी तो आपका इंपेयरमेंट लॉस आ रहा है, पिछले किसी साल में आपने इस एसेट को अपवर्ड रिवैल्यू करा था, अपवर्ड रिवैल्यूएशन होता है, तो एज पर AS10 हमने वो गेन कहाँ पे अपना क्रेडिट करा होगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व में। अगर आपने इससे पहले AS10 की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वो देख लेना, क्योंकि आपको ये बेसिक टर्म्स की रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है, कैसे इसका यूज होता है, वो AS10 में समझ आएगा, ठीक है। तो AS10 के अकॉर्डिंग अगर आपका कोई भी क्या होता है, रिवैल्यूएशन गेन हो रहा है, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई थी, तो आप उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालते हो। आप कह रहे हो पहले तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई थी, आज हम उसको इंपेयरमेंट लॉस चार्ज कर रहे, वैल्यू डाउन कर रहे हैं, तो आप इस केस में जो भी आपका लॉस हुआ है सबसे पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व से चार्ज करोगे, बचा हुआ अमाउंट P&L में डेबिट करोगे। फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाले केस में आपको बोला था रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस था 2 लाख रुपीस, ठीक है, तो आप सबसे पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट करोगे 2 लाख, रिमेनिंग अमाउंट आप P&L से चार्ज करोगे और अपने एसेट को कम कर दोगे। आई होप इट इज क्लियर। इंपेयरमेंट लॉस इन जनरल P&L से चार्ज होता है, लेकिन अगर कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा था तो आप पहले उससे राइट ऑफ करोगे, बचा हुआ P&L से करोगे। क्लियर। इंपेयरमेंट लॉस टू एसेट, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट इफ एनी बैलेंस अवेलेबल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर टू इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट। डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन न्यू कैरिंग अमाउंट फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव बेसिस। आगे के सालों के लिए आपकी डेप्रिसिएशन न्यू कैरिंग अमाउंट पे लगेगी। न्यू कैरिंग अमाउंट जो अभी हमने एग्जांपल दिया उसमें कितनी आ गई थी आपकी 7 लाख, इस पे आप प्रोस्पेक्टिव बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। प्रोस्पेक्टिव बेसिस मतलब जो बची हुई यूजफुल लाइफ है। डेप्रिसिएशन आपका अकाउंटिंग एस्टीमेट है, तो AS5 के अकॉर्डिंग आपका हमेशा जो डेप्रिसिएशन है वो प्रोस्पेक्टिव बेसिस पे चेंज होता है, आपको प्रीवियस ईयर्स के लिए उसको चेंज नहीं करना होता, राइट। हमारा रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, अभी हम इंडिविजुअल एसेट की बात करें। इंडिविजुअल एसेट जैसे कि सपोज एक प्लांट एंड मशीनरी, आगे हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे कैश जनरेटिंग यूनिट, जब आप समझ आएगा। रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, आप कह रहे हो अभी तो हमने इंपेयरमेंट लॉस चार्ज कर दिया, बिल्कुल बेसिक एंट्रीज थी। इन फ्यूचर कभी एसेट की वैल्यू वापस इंक्रीज हो रही है तो क्या हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, तो AS28 सेज यस बट अप टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। कितना कर सकते हैं, an impairment loss recognized for an asset in prior accounting period shall be reversed if there has been a change in estimate of cash flows। और आपके कैश फ्लोज चेंज होगी, पहले हमने कम माने थे, अब ज्यादा आप कैश फ्लोज मान रहे हो कि उससे आ जाएंगे तो आपकी वैल्यू न्यूज इंक्रीज हो जाएगी, वैल्यू न्यूज इंक्रीज होगी तो रिकवरेबल अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी। और डिस्काउंट रेट्स यूज्ड टू डिटरमाइन द एसेट्स रिकवरेबल अमाउंट सिंस द लास्ट इंपेयरमेंट लॉस वाज रिकॉग्नाइज्ड। डिस्काउंट रेट मतलब जिस पे हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी ना, सपोज हमने 10% लिया था, अगर वो रेट चेंज हो रहा है तो आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। जनरल एंट्री क्या होगी, रिवर्स हो रहा है तो एसेट इंक्रीज हो जाएगा, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। ये आपके लिए क्या है, गेन है। गेन कहाँ पे जाएगा अब आपका P&L अकाउंट में। लेकिन जैसे अभी हमने पढ़ा था रिवैल्यूएशन लॉस,
पहले किससे चार्ज होता है, अगर कोई रिवॉल्यूशन रिजर्व पड़ा था तो उससे, बचा हुआ P&L से। तो अगर वो आप फ्यूचर में रिवर्स कर रहे हो, ठीक है, जब रिवर्स करो तो आप देखोगे आपने ये लॉस चार्ज कहाँ से करा था, अगर वो लॉस चार्ज हुआ था रिवॉल्यूशन रिजर्व से, फिर अर्लियर इंपेयरमेंट लॉस वाज चार्ज फ्रॉम इट, तो आप उतना पहले रिवॉल्यूशन रिजर्व क्रेडिट करो, बचा हुआ अमाउंट अपना P&L में क्रेडिट करोगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। आप मैक्सिमम रिवर्सल कर कितना सकते हो, ये नहीं कि आप पूरा का पूरा रिवर्सल कर दोगे जितना भी आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। आप देखोगे कि अगर कभी भी कोई इंपेयरमेंट हुआ ही नहीं होता, जैसे कि सपोज ये आपका केस था, ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आपकी एसेट की WDV थी 10 लाख। अगर हम इसमें मान के चलते कि रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है, सपोज 4 इयर्स की, 4 इयर्स के अकॉर्डिंग अगर हम WDV रखते 10 लाख एंड यूजफुल लाइफ इज 4 इयर्स, तो हर साल का आपका डेप्रिसिएशन एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड कितना होता, 2.5 लाख, ठीक है जी। तो अगर हम देखें, अगर सपोज आफ्टर 3 इयर्स आपका क्या हो रहा है, रिवर्सल हो रहा है, तो उस दिन पे आपकी WDV कितनी होगी, 10 माइनस आपका 2.5 पर एनएम का डेप्रिसिएशन था, 3 साल का लग चुका होगा, 7.5 का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, माइनस 7.5, तो आपकी WDV बच रही होगी 2.5 लाख। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब आपने न्यू WDV कितनी बना ली थी, यहाँ पे आपने जब इंपेयरमेंट चार्ज करने के बाद 3 लाख का इंपेयरमेंट चार्ज कर लिया था, उसके अकॉर्डिंग आपकी WDV होगी थी 7 लाख, ठीक है। अब इसकी यूजफुल लाइफ है 4 इयर्स, तो आपका डेप्रिसिएशन पर एनम कितना हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय 4, 1.75 लाख, ठीक है, ये आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो आफ्टर 3 इयर्स जब हमारा रिवर्सल हो रहा है, तो उस दिन की आपकी WDV कितनी बच रही होगी, 7 में से आप क्या लेस कर दोगे, 1.75 का डेप्रिसिएशन 3 साल के लिए लग चुका होगा, मतलब 5.25 का आपका डेप्रिसिएशन लग चुका होगा अब तक का, तो आपकी WDV कितनी बच रही होगी, 1.75 लाख। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ये केस हमने माना कि अगर कभी इंपेयरमेंट हुआ ही नहीं होता तो आज आपकी WDV कितनी होती, 2.5 लाख। अगर आपने पहले कभी इंपेयरमेंट करा था जब आप 7 लाख पे वैल्यू ले आए थे, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी WDV कितनी है, 1.7 लाख, ठीक है। आज आप आफ्टर 3 इयर्स अगर आप कह रहे हो कि आपकी जो फेयर वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, वो कितनी होगी है, सपोज 5 लाख रुपीस, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, अभी हमने एसेट 1.75 पे दिखा रखा है, हम इसको 5 पे ले आए, 5 माइनस 1.75 सीधा 3.25 का क्या हम रिवॉल्यूशन गेन कर सकते हैं, मतलब कि इंपेयरमेंट रिवर्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इस पे आपकी एक लिमिट है। क्या लिमिट है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिवर्सल इज, आप देखोगे WDV कितनी होती अगर आपने कभी भी इंपेयरमेंट चार्ज नहीं किया होता, कितनी होती, 2.5 लाख। आज आपकी WDV कितनी है इंपेयरमेंट चार्ज करने के बाद, 1.75 लाख। तो डिफरेंस क्या है आपका, 2.5 माइनस 1.75, 0.75 लाख। तो आप कह रहे हो कि आप कितना रिवर्सल कर सकते हो, 0.75 लाख का। तो आप मैक्सिमम इसकी वैल्यू को 2.5 लाख पे लेके आ सकते हो। आप क्या बोल सकते हो, एसेट डेबिट टू रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस कितना, 0.75 लाख। अब आपकी एसेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.75 पहले से दिखा रखी थी, 0.7 इंक्रीज हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि आप रिवर्सल उतना ही कर सकते हो कि आप ये मान लो कि अगर कभी इंपेयरमेंट हुआ ही नहीं होता तो आपकी WDV कितनी होती, उतने पे आप ले आओ। अब आप कह रहे हो कि जो बचा हुआ अमाउंट है आपका, वैसे तो रिवैल्यूएशन मतलब गेन कितना आ रहा था, 1.75 का माइनस 5, 3.25 का आपका इंक्रीज हो रहा था ना, जिसमें से आप कह रहे हो कि आपने सिर्फ 0.75 का इंक्रीज अलाउ करा है। 3.25 माइनस 0.75 कितना बचा, 2.5। जो ये 2.5 का गेन है इसका क्या करें, तो अगर आपकी कंपनी चाहती है कि वो रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करे तो वो ये रिवैल्यूएशन गेन बना के रिवैल्यूएशन रिजर्व में लेके जा सकती है, लेकिन हम इसको रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस नहीं बोलेंगे। रिवर्सल मैक्सिमम कितना अलाउड है आपका, WDV
मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिवर्सल इक्वल्स टू नॉर्मल कैरिंग अमाउंट विदाउट इम्पेयरमेंट, जो आपका 2.5 था, माइनस एग्जिस्टिंग एक्चुअल कैरिंग अमाउंट। एग्जिस्टिंग एक्चुअल कैरिंग अमाउंट आपका कितना था? 1.75 का। ठीक है, तो आप मैक्सिमम इतना रिवर्सल कर सकते हो। डेप्रिसिएशन फॉर कमिंग ईयर्स और एसेट आर रिकैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू कैरिंग अमाउंट। अब आपकी न्यू कैरिंग अमाउंट जो हो जाएगी, आप उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, राइट। तो आपका जो मैक्सिमम रिवर्सल है वो कितना हो सकता है? अगर कभी इंपेयरमेंट नहीं हुआ होता तो आज आपकी WDV कितनी होती, माइनस इंपेयरमेंट के बाद आज आपकी WDV कितनी है, दोनों का डिफरेंस। अब कह रहे हैं हम इंपेयरमेंट की बात कर रहे हैं। इंपेयरमेंट होता क्यों? इंडिकेटर्स ऑफ इंपेयरमेंट। आपको कैसे पता चलेगा कि इंपेयर हो गया आपका एसेट? एन एंटरप्राइज शैल असेस एट ईच बैलेंस शीट डेट। आपको हर बैलेंस शीट डेट पे असेस करना है कि क्या आपका कोई इंपेयरमेंट हो रहा है। अरे बताओ, आपको क्या बैठे बैठे सपना थोड़ी ना आएगा कि मेरे एसेट की वैल्यू कम हो रही है, इंपेयरमेंट चेक कर ले। तो आपको हर बैलेंस शीट डेट पे चेक करना ही पड़ेगा whether there is any indication that an asset may be impaired। एक्सटर्नल सोर्सेज और इंटरनल सोर्सेज, दो टाइप के आपके सोर्सेज होते हैं इंपेयरमेंट के। एक्सटर्नल क्या होता है? एसेट्स मार्केट वैल्यू हैज डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली। आपका जो एसेट था, सपोज आप क्या सेल करते थे, कोई भी आपका मतलब कोई आपके पास ऐसी मशीनरी थी जिसमें टेक्नोलॉजी में एकदम से चेंज हो गया, तो आपका जो एसेट था वो पुरानी टेक्नोलॉजी का था, एकदम से उसकी मार्केट वैल्यू तो डिक्लाइन होगी। सिग्निफिकेंट चेंजेस विद एन एडवर्स इफेक्ट इन टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, लीगल एनवायरनमेंट। आपका टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक या लीगल एनवायरनमेंट में कोई चेंज हो रहा है। सपोज लो चेंज हो गया, आपकी जो मशीन थी ना वो क्या करती थी? तंबाकू, सिगरेट्स प्रोड्यूस करती थी। गवर्नमेंट ने लगा दिया बैन, सिगरेट्स आपकी मैन्युफैक्चरिंग बंद होगी, तो क्या उस मशीनरी की कोई वैल्यू बचेगी? नहीं, तो आपका इंपेयरमेंट हो जाएगा, राइट। या इंक्रीज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट रिजल्टिंग इन डिक्लाइन इन एसेट्स रिकवरेबल अमाउंट। मार्केट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो रिकवरेबल अमाउंट कम हो जाएगी आपकी, तो इंपेयरमेंट हो जाएगा। या फिर ऑब्सोलेंस और फिजिकल डैमेज हो गया, एसेट आपका फिजिकली डैमेज हो गया, आपसे एसेट गिर गया, टूट गया, व्हाटएवर रीजन। सिग्निफिकेंट चेंज विद एडवर्स इफेक्ट इन मैनर इन व्हिच एसेट इज यूज्ड। एसेट को आप बिल्कुल ही बेकार तरीके से यूज करते हो, मतलब उसकी हम कहते हैं ना कि एसेट जो भी आपके पास चीजें है उसको हम संभाल के रखते हैं। कोई आप नया सामान लगाते हो, उस पर जो पॉलिथीन आपकी प्लास्टिक शीट चढ़ी होती है स्टार्टिंग के डेज में, वो भी नहीं उतारते। रीजन बीइंग कि एसेट अच्छे से रहे, उसकी वैल्यू बनी रहे। बट अगर आप एसेट को बहुत रफली यूज कर रहे हो तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ एन एसेट और विल बी वर्स देन एक्सपेक्टेड। कि आपका जो एसेट की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, सोचा था आपने जापानीज, निकला वो चाइनीज, तो आपका इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एसेट की एक्सपेक्टेशन से कम है। आपने सोचा था कि वो 10 साल चलेगी और एक्चुअल में चलेगी सिर्फ 2 साल, तो आपका इंपेयरमेंट हो जाएगा, राइट। यहाँ तक था आपका इंडिविजुअल, मतलब एक एसेट से रिलेटेड अगर हम इंपेयरमेंट देख रहे हैं तो कैसे होगा। अब हमें देखना है CGU के केस में इंपेयरमेंट। CGU मतलब कैश जनरेटिंग यूनिट। कैश जनरेटिंग यूनिट क्या होता है? कैश जनरेटिंग यूनिट, पहले एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। कैश जनरेटिंग यूनिट इज द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ एसेट्स दैट जनरेट कैश इनफ्लोज फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज। सेल करने से नहीं, यूज करने से। दैट आर लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ कैश इनफ्लोज फ्रॉम अदर एसेट्स और ग्रुप ऑफ एसेट्स। मतलब कि एक एसेट्स का ग्रुप जो इंडिविजुअली कैश जनरेट कर सकता है इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अदर एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक मॉल था, ठीक है, आप एक मॉल में गए, वहां पे एक फाउंटेन लगा हुआ था, डेकोरेटिव पीस है फाउंटेन। क्या वो फाउंटेन अकेले में कोई कैश जनरेट कर रहा है? नो, उसको यूज करने से थोड़ी कोई कैश आ रहा है। लेकिन अगर वहां पे कोई कैफे है, कैफे में अपने एसेट्स होंगे, कॉफी मशीन्स वगैरह होंगी, जो भी चीजें होंगी, तो ये जो आपका कैफे है ये तो इंडिपेंडेंटली पूरा कैश जनरेट कर रहा है ना, इसको ये बाहर के किसी एसेट की तो नीड नहीं है। तो ये जो कैफे है ये आपका क्या हो जाएगा? एक CGU। लेकिन ये फाउंटेन एक CGU नहीं है आपका, ठीक है। तो कोई ऐसा ग्रुप ऑफ एसेट जो आपका इंडिविजुअली कैश जनरेट कर सकता है, दैट आर कैश जनरेटिंग यूनिट्स। मतलब कि आप इसमें से अलग अलग एसेट देखोगे, वो अलग अलग एसेट कैश जनरेट नहीं कर रहे, ग्रुप ऑफ एसेट, स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट जो कैश जनरेट कर रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल आता है आपका स्टडीमेट में। सपोज एक माइन थी, माइन से आपको कोल एक्सट्रैक्ट करना था, आपने बना दी उसके साइड में एक प्राइवेट रेलवे। प्राइवेट रेलवे मतलब एक छोटी सी ट्रेन टाइप की सामान। यूजली माइंस आपकी आउटर एरिया में होते हैं ना, काफी बड़ा स्पेस लेती है, तो आपकी माइंस थी एक आउटर एरिया में, आपने क्या बना दी? एक प्राइवेट रेलवे बना दी। आपने बोला कि इसके थ्रू हम ये सामान अपने सिटी तक लेकर आएंगे। तो इस
प्राइवेट रेलवे का क्या कोई अलग से यूज है क्या? आउटर में कोई ट्रेन में घूमने थोड़ी ना जाएगा, उसका कोई यूज नहीं है। उसका काम क्या है? सिर्फ ये माइन से यहाँ पे सामान लेकर आना। तो ये रेलवे अकेले में यूज के कोई कैश जनरेट नहीं कर सकती, ये माइन पे डिपेंडेंट है। ये दोनों मिलके क्या है? एक स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट्स है जो कैश जनरेट कर रहे हैं। सो इट इज योर सीजीयू। तो कह रहे हैं सीजीयू का हम इम्पेयरमेंट कैसे चार्ज करें? सीजीयू का इम्पेयरमेंट आपका चार्ज होता है इम्पेयरमेंट लॉस इन केस ऑफ सीजीयू इज इक्वल टू एग्रीड कैरिंग अमाउंट ऑफ ऑल एसेट्स इन सीजीयू। जो आपकी माइन थी उसकी भी कैरिंग अमाउंट, रेलवे की भी कैरिंग अमाउंट, या उसके उस सीजीयू में कोई और एसेट्स भी आते हैं, सबकी कैरिंग अमाउंट का टोटल कर लो, सबके रिकवरेबल अमाउंट का टोटल कर लो, और जो भी आपका डिफरेंस आएगा दैट विल बी योर इम्पेयरमेंट लॉस। अब कैरिंग अमाउंट तो सबकी अलग अलग है, किसमें कितना इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज करें? Such impairment loss shall be allocated to all the assets in CGU in ratio of their carrying amount. उनकी जो carrying amount थी उस रेशियो में उसको चार्ज कर दो। जैसे इसमें एग्जांपल से बताते हो, अगर सपोज आपकी माइन थी, उसकी कैरिंग अमाउंट थी 10, ये हम रुपीज एंड लैक्स मान के चलेंगे। रेलवे थी, रेलवे लाइन जो आपने बिछाई थी उसकी कैरिंग अमाउंट है 4, और आपकी कोई अदर एसेट्स भी थे उस सीजीयू के पार्ट का, उसकी कैरिंग अमाउंट थी 2। तो टोटल आपकी डब्ल्यूडीवी कितनी है सबकी मिला के? 10 4 14 2 16। अब कोई पर्सन आपसे खरीदेगा ये चीजें तो पूरी माइन रेलवे सब कुछ लेगा उसको, तो तभी वो काम का है ना। उसने बोला कि उसकी रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? 13 लाख। तो रिकवरेबल अमाउंट कम है, इंपेयरमेंट लॉस आ रहा है। इंपेयरमेंट लॉस कितना आ गया आपका? 16 माइनस 13 इक्वल्स टू 3 लाख। अब ये इंपेयरमेंट लॉस आपका किसी एक एसेट से रिलेटेड तो है नहीं, इन तीनों से रिलेटेड है। तो आप क्या करोगे? इसको कैरिंग अमाउंट्स की रेशियो में डिवाइड कर दोगे। 3 इंटू 10/16 इतना माइन पे चला जाएगा, एंड सिमिलरली रेलवे एंड अदर्स पे चला जाएगा। क्लियर? रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस इन केस ऑफ सीजीयू शैल बी सेम एज दैट ऑफ इंडिविजुअल एसेट। आपका इंडिविजुअल एसेट की तरह ही वो सेम होगा कि मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा। अगर कभी इंपेयरमेंट नहीं हुआ होता तो आज टोटल डब्ल्यूडीपी कितनी होती, इंपेयरमेंट के बाद आज डब्ल्यूडीपी कितनी है, उतना आप रिवर्सल कर सकते हो दोनों का डिफरेंस। एक और इसमें आपका एग्जांपल आता है, वो आपका आईसीआई का ही क्वेश्चन है। अगर सपोज एक कंपनी थी जिसका कॉन्ट्रैक्ट मिला, एक बस कंपनी थी, ठीक है, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला कि आपको मिनिमम 5 रूट्स पे अपनी बसेस चलानी है। ध्यान से सुनना, मैंने बोला मिनिमम 5 रूट्स, या तो 5 या कोई नहीं, ठीक है। अगर पर्टिकुलर एक रूट पे उसका क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, तो क्या वो सिर्फ उस रूट को बंद कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि मिनिमम 5 रूट्स आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं जैसे गवर्नमेंट से। तो उन्होंने बोला या तो आप 5 पे अपनी सर्विसेज दो या किसी पे भी मत दो। तो ये 5 रूट्स मिला के आपका एक सीजीयू है, ये इंडिपेंडेंटली कैश जनरेट करे। इसमें से एक भी एसेट हटा, एक भी रूट हटा, तो आप बाकी 4 से भी कैश जनरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन है, एंड सेम वो रेलवे वाला भी आपका एक क्वेश्चन है स्टडी का, ठीक है। अब आपका आता है इंपेयरमेंट लॉस इन केस ऑफ गुडविल। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्रैमिंग वाला पार्ट लगेगा, लेकिन एक क्वेश्चन है इसका स्टडी में, एक अच्छा सा एग्जांपल आपको समझ आ जाएगा, थोड़ा ध्यान से सुनना। इंपेयरमेंट लॉस इन केस ऑफ गुडविल। गुडविल क्या होता है? आपके बिजनेस की रेपुटेशन, ठीक है। तो क्या गुडविल अकेले से यूज होके कैश जनरेट कर सकती है? नहीं कर सकती ना। गुडविल तो आपके बिजनेस पे आपके एसेट्स पे एलोकेट होगी, तभी वो कैश जनरेट होगा। Goodwill does not generate cash flows independently from other assets or group of assets. As a consequence, if there is an indication that goodwill may be impaired, impairment loss is decided in reference to CGU to which goodwill belongs. ठीक है? जैसे कि अगर आपने देखा था इंडिकेशंस कैसे होंगे गुडविल इंपेयरमेंट के, कोई आपके बारे में नेगेटिव न्यूज आ गई, कोई आपकी कंपनी ने फ्रॉड कर दिया, कुछ आपके प्रोडक्ट्स में मिलावट थी, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? गुडविल इंपेयर हो रही है। अब आपको 2 केसेस दे सकते हैं। इफ गुडविल कैन बी एलोकेटेड ऑन अ रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट बेसिस टू सीजीयू, परफॉर्म बॉटम अप टेस्ट। ये आपको क्वेश्चन बताएगा कि एलोकेट हो सकती है या नहीं हो सकती, ठीक है। अगर हम हर सीजीयू के कॉरेस्पॉन्डिंग अलग अलग बता सकते कि इसके इतने गुडविल का रेशियो, इसका इतना है, इसका इतना है, तो हम बोलेंगे एलोकेट हो सकती है। तो हम क्या करते हैं? बॉटम अप टेस्ट लगाते हैं। स्टेप्स पढ़ेंगे, आपको थोड़ा कम समझ आएगा, क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमने बोला एलोकेट हो सकती है, तो एलोकेट कर दो। एलोकेट दैट इज ऐड कैरिंग अमाउंट ऑफ गुडविल
ऑन डेट ऑफ इम्पेयरमेंट ऑन सच CGU इन रेशियो ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ CGUs ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। क्या बोला हमने, मतलब आपका एक एसेट है, CGU भी तो आपका एक एसेट ही है और गुडविल भी आपकी एक एसेट है। एक एसेट दूसरे एसेट में एलोकेट कर रहे हो, मतलब कि उसमें ऐड कर दूंगे, ठीक है। कितना कितना ऐड करना है, आपके 3-4 CGUs थे, एक गुडविल का एक कैरिंग अमाउंट था, हर CGU में कितना एलोकेट करें, वो कह रहे हैं गुडविल का जितना भी कैरिंग अमाउंट है ना, उन CGUs की फेयर वैल्यू की रेशियो में डिवाइड कर दो। फेयर वैल्यू कब की लेनी है वो ध्यान से सुनना, जिस दिन आपने वो CGU एक्वायर करे थे उस दिन की रेशियो में। ऐसा क्यों? क्या ये गुडविल जो आपने बुक्स में दिखा रखी है ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है? नहीं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो हम AS 26 के अकॉर्डिंग दिखा ही नहीं सकते। ये आपकी है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल हम अगर दिखा रहे हैं तो हमने उसके साथ कोई बिजनेस परचेज करा होगा। अब बिजनेस परचेज करें मतलब CGUs परचेज करें, तो हमने उस दिन के अकॉर्डिंग CGUs की जो भी रेशियो थी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास गुडविल आई होगी ना। तो हम जो डेट ऑफ एक्विजिशन है, जिस दिन हमने वो CGU एक्वायर करे थे, जिस दिन वो गुडविल हमारे पास आई थी, उस दिन की रेशियो में एलोकेट करो गुडविल की जो कैरिंग अमाउंट है इम्पेयरमेंट वाले दिन, ठीक है। एलोकेट करने के ऐड करने के बाद आपकी सबकी न्यू WDVs आ जाएगी। सपोज आपकी पहले WDV थी 100, उसमें आपने गुडविल एलोकेट कर दी 20, तो आपकी न्यू WDV होगी 120। सारे CGUs के ऐसे WDV निकाल लो। अब क्या करो, कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस बाय कंपेयरिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ CGU इंक्लूसिव ऑफ गुडविल विद देयर रिकवरेबल अमाउंट। हर CGU की अलग अलग आपके पास कैरिंग अमाउंट है, हर CGU के आपके पास क्या है, रिकवरेबल अमाउंट होगी, तो उनको कंपेयर कर लो, अपना इम्पेयरमेंट लॉस निकाल लो। Adjust impairment loss first against goodwill in each CGU and remaining impairment loss against respective CGU। सबसे पहले आप देखोगे कि गुडविल की कैरिंग अमाउंट से इम्पेयरमेंट लॉस को चार्ज करना है। क्यों? इम्पेयरमेंट लॉस का मतलब वैल्यू कम होना, गुडविल का मतलब एसेट की वैल्यू ज्यादा है। क्या दोनों चीजें आप दिखा सकते हो? नहीं। तो आप इम्पेयरमेंट लॉस के केस में सबसे पहले उसको गुडविल से चार्ज करोगे, बचा हुआ अमाउंट एसेट की कैरिंग अमाउंट से चार्ज करोगे। इसका हम क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा जी आपका क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का। At the end of 2010, Enterprise M acquires 100% of Enterprise Z। उसने एक एंटरप्राइज एक्वायर करी Z 3000 lakhs में। PC आपका 3000, PC means purchase consideration। Z has 3 CGUs A, B and C with net fair values of 1200, 800 and 400 lakhs। 1200 plus 800, 2000, 2000 plus 400, 2400। तो आपने PC पे करा 3000 का, एसेट्स आपको कितने के मिले? 2400 की। अमल कमीशन याद आ रहा है, उसमें हम गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालते थे, तो आपकी गुडविल कितने की होगी? 600 की। इस क्वेश्चन में तो बाई चांस आपको गिवन है 600 lakhs, लेकिन आप ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हो। दैट रिलेट्स टू दैट। एट द एंड ऑफ 2014, कितने साल बाद? 4 साल बाद। ए मेक सिग्निफिकेंट लॉसेज। ए क्या है? ये आपका एक CGU था A, सिग्निफिकेंट लॉसेज हुए। इट्स रिकवरेबल अमाउंट इज एस्टिमेटेड टू बी 1350 lakhs। सिर्फ आपका एक CGU इंपेयर हो रहा है, उसके रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? 1350 lakhs। कैरिंग अमाउंट था डिटेल बिलो। 2014 पे उनकी कैरिंग अमाउंट्स कितनी है? नेट कैरिंग अमाउंट A, B, C तीनों की बता रखी है, गुडविल की बता रखी है। गुडविल देखो हमने पढ़ा था AS 26 में कि आपको गुडविल को 5 years में राइट ऑफ करना होता है। अगर ये ना भी बताते तो आप निकाल सकते थे 600 डिवाइडेड बाय 5 years। और कितने साल बाद की बात कर रहे हैं? 4 years। तो आपकी 4 की गुडविल लग चुकी होगी, 4 साल की, मतलब अमोर्टाइजेशन चार्ज हो चुका हो, तो आपकी WDV कितनी बच जाएगी? 480 का आपका इम्पेयरमेंट लग चुका होगा, सॉरी 480 की आपकी अमोर्टाइजेशन चार्ज हो चुकी होगी, तो आपकी कैरिंग अमाउंट कितनी बच जाएगी? 120। ठीक है जी। कैलकुलेट इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल इफ गुडविल कैन बी एलोकेटेड ऑन अ रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट बेसिस। पहला बोल रहा आप एलोकेट हो सकती थी, तो कैसे करोगे? मैंने क्या बताया था? सबसे पहले गुडविल एलोकेट कर दो। गुडविल का carrying amount on date of impairment shall be allocated in the ratio of fair value of assets on date of acquisition। goodwill का carrying amount on date of calculation of impairment loss is 120। it shall be allocated in ratio of 1200:800:400, मतलब कि 3:2:1 के रेशियो में इसको एलोकेट कर दो। ये आपने गुडविल एलोकेट कर दी। इनकी कैरिंग अमाउंट्स कितनी थी? 1300, 1200, 800। फोर्थ ईयर एंड में उसमें गुडविल एलोकेट कर दिया आपने। ये कैसे आया आपका? 120 डिवाइडेड बाय कितना था आपका रेशियो? 3:2:1, 6 × 3, मतलब कि 60 का इसमें चला गया, इसके केस में 40, 20। ये आपका न्यू कैरिंग अमाउंट्स आ गई। ठीक है जी।
अब जो न्यू कैरिंग अमाउंट्स आई है, आपने देखा एक ही कैरिंग अमाउंट है 1360, WDV रिकवरेबल अमाउंट इज 1350, रिकवरेबल अमाउंट इज लेसर देन द WDV, तो आपका इंपेयरमेंट लॉस आ गया 10 का। ये आप कहां से एलोकेट कर दोगे? गुडविल पे। क्लियर? अब दूसरा केस आप क्वेश्चन में ही देख लो, गुडविल कैन नॉट बी एलोकेटेड ऑन रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट बेसिस। अब गुडविल आपकी एलोकेट नहीं हो सकती, तो आपको क्या मिलेगा इसमें? पूरे एंटरप्राइज का रिकवरेबल अमाउंट दे रखा है 3400। वो कह रहे गुडविल एलोकेट नहीं हो सकती, मत करो, गुडविल एलोकेट नहीं हो सकती। तो इफ गुडविल कैन नॉट बी एलोकेटेड ऑन अ रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट बेसिस एट द एंड ऑफ 2014 एंड फर्स्ट अप्लाइज द बॉटम अप टेस्ट, इट कंपेयर्स एज रिकवरेबल अमाउंट टू इट्स कैरिंग अमाउंट एक्सक्लूडिंग द गुडविल। आप देख लो कि जो सीजीयू है उसमें बिना गुडविल के कोई इंपेयरमेंट हो रहा है क्या? कि मतलब अगर हमने गुडविल एलोकेट नहीं करी तो भी वो इंपेयर हो रहा है। तो आपने देखा उसकी कैरिंग अमाउंट थी 1300 की, उसकी रिकवरेबल अमाउंट है 1350 की, ये आपको गिवन था। 1300 कैरिंग अमाउंट, 1350 इज रिकवरेबल अमाउंट। तो अभी तो आपकी WDV कम है, तो नो इंपेयरमेंट इज चार्ज। तो मतलब अगर आपका ए भी इंपेयर नहीं हो रहा इंडिविजुअली, तो अगर गुडविल एलोकेट ना करे, बी और सी तो हो ही नहीं रहे थे, तो आपका सीजीयूज तो इंडिविजुअली इंपेयर नहीं हो रहे, तो इंपेयरमेंट किस में हो रहा है? सिर्फ गुडविल में। उसके बाद आप क्या करोगे? Therefore, no impairment loss is recognized for A as a result of bottom-up test. Since the goodwill cannot be allocated on reasonable and consistent basis to A, M also performs a top-down test accordance with AS28. It compares the carrying amount of Z as a whole to its recoverable amount. पूरे enterprise के recoverable amount को आप compare करोगे। Z as a whole is the smallest CGU that includes A and to which goodwill can be allocated on reasonable and consistent basis. इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसका थोड़ा समराइज फॉर्म लिख देना। अब आपने क्या लगाया? टॉप डाउन टेस्ट। आपने देखा कैरिंग अमाउंट ये आपको गिवन थी, इंपेयरमेंट लॉस बॉटम अप टेस्ट में कुछ आया ही नहीं था, आपने देखा था ए तो इंपेयर हो ही नहीं रहा था, तो आपकी न्यू कैरिंग अमाउंट्स सेम आ जाएगी। तो आपको स्टेप समझ आ रहे हैं? स्टेप 1 आपका क्या बनेगा? न्यू WDV निकालनी है आपको। न्यू WDV आपको कैसे निकालनी है? इंडिविजुअल एसेट्स का कैरिंग अमाउंट निकालना है, मतलब कि इंडिविजुअल एसेट्स का इंपेयरमेंट लॉस चार्ज करने के बाद इंपेयरमेंट लॉस था ही नहीं, तो न्यू WDV सेम आ गई। टोटल कर लो इसका, टोटल ऑफ कैरिंग अमाउंट्स इंक्लूसिव ऑफ गुडविल 3420 आ गया। रिकवरेबल अमाउंट 3400 आपको गिवन थी, ये आपको 3400 इधर गिवन है जेड की, ठीक है। आपने बोला सारे एसेट्स पे सबसे पहले हमने इंपेयरमेंट लॉस चेक करा कि इंडिविजुअली क्या कोई इंपेयरमेंट लॉस हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो आप नॉर्मली अपनी न्यू कैरिंग अमाउंट लगा लो। अगर यहाँ कुछ इंपेयरमेंट लॉस होता, फॉर एग्जांपल हम मान लेते 20 का इंपेयरमेंट लॉस हो रहा था, तो आपकी न्यू कैरिंग अमाउंट 1280 रह जाती, ठीक है। लेकिन अभी तो कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं हो रहा, तो आपकी कैरिंग अमाउंट सेम ही है। सारी कैरिंग अमाउंट ऐड कर दो, उसमें गुडविल ऐड कर दो, क्योंकि एलोकेट तो हो नहीं सकती थी आपकी गुडविल की वैल्यू। अगर एलोकेट नहीं हो सकती तो आप क्या करोगे? टोटल को ऐड कर दोगे। टोटल कैरिंग अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ गुडविल 3420 लेस रिकवरेबल अमाउंट 3400, इंपेयरमेंट लॉस कितना आ गया? 20। अब आपको पता लग रहा है इंपेयरमेंट सिर्फ गुडविल का हो रहा है, एसेट्स का तो हमने इंडिविजुअली देख लिया था, सीजीयूज का वो इंपेयर नहीं हो रहे थे, तो पूरा का पूरा 20 कहाँ से चार्ज कर दोगे आप? गुडविल से। आई होप ये क्लियर होगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन की एक बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बाकी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके स्टेप्स थे। कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस फॉर ईच सीजीयू इंडिविजुअली, हमने ए का इंडिविजुअली देखा था। 1300 वाज द बुक वैल्यू एंड 1350 वाज द रिकवरेबल अमाउंट, सो देयर वाज नो इंपेयरमेंट लॉस। फिर हमने रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकाली, सेम आ गई क्योंकि कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं था। टोटल ऑफ रिवाइज कैरिंग अमाउंट्स निकालो, सीजीयूज का सबका टोटल करा था, उसमें गुडविल ऐड करी थी 120 की। अब इस टोटल कैरिंग अमाउंट को टोटल रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करो, आपका इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा। अब आपका आता है रिवर्सल। अगर आपका गुडविल इंपेयर हुआ है तो क्या हम उसका इंपेयरमेंट लॉस रिकवर कर सकते हैं? सो AS28 says it shall not be reversed unless कोई स्पेसिफिक एक्सटर्नल इवेंट हो गया जो कह रहा है कि रिवर्स होना चाहिए एक्सेप्शनल नेचर का। जैसे कि सपोज मैगी का केस है, मैगी में एक बार आपके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मिले थे, मतलब ऐसा कुछ इंग्रेडिएंट्स वो यूज कर रहे थे जिससे वो हार्मफुल थी हेल्थ के लिए, तो एक स्पेसिफिक इवेंट था ना, बार बार तो नहीं होता, तो उसको क्या कर सकते हैं, मतलब कि उस केस में जब उनकी गुडविल डाउन हुई होगी लेकिन इन फ्यूचर उसको रिवर्स कर सकते हैं। सिमिलरली एक्सटर्नल इवेंट्स हुआ जिसका बाद में रिवर्स हो गया किसी और एक्सटर्नल इवेंट के अकॉर्डिंग इफेक्ट। अगर कोई कंपनी के अकॉर्डिंग कोई न्यूज आई है, किसी ने पब्लिश कर दिया आपके बारे में कोई न्यूज, इसका एग्जांपल आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत फेमस कंपनी के लिए एक नेगेटिव न्यूज आई थी, ठीक है, कि उसमें कुछ फ्रॉड चल रहा है। इन फ्यूचर फिर से अगर उसके बारे में रिपोर्ट आ गई कि नहीं नहीं वो रिपोर्ट तो गलत थी, कोई फ्रॉड नहीं चल रहा, तो आप अपनी गुडविल को इस केस में रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। कॉर्पोरेट एसेट्स क्या होता है? वो भी अकेले से कैश जनरेट नहीं करते, डू नॉट जनरेट कैश इंडिपेंडेंटली,
एग्जाम्पल बिल्डिंग ऑफ हेडक्वार्टर, डिवीजन ऑफ एंटरप्राइज, ईडीपी इक्विपमेंट, रिसर्च सेंटर्स। अगर ये इंडिविजुअली कैश जनरेट नहीं कर सकते तो इनका भी इम्पेयरमेंट और रिवर्सल किसके अकॉर्डिंग होगा, गुडविल के अकॉर्डिंग। अगर डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का एएस कौन सा आपका, एएस 24। तो अगर डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में आपका क्या हो रहा है, कोई इंपेयरमेंट हो रहा है, कैसे देखोगे, इफ द एंटरप्राइज सेल्स द डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन सब्सटेंशियली इन इट्स एंटायरिटी, पूरा का पूरा बिजनेस एक साथ सेल करो तो पूरे की आपको सेलिंग अमाउंट, पूरे की रिकवरेबल अमाउंट बताओगी ना। तो सारे एसेट्स का आप कंबाइंड वो देखो कैरिंग अमाउंट कितना है, रिकवरेबल अमाउंट कितना है, इंपेयरमेंट लॉस निकाल लो। अगर पीस मिल या अबंडनमेंट कर रहे हो आप, हमें 3 वेज पढ़ते हैं कि एस 24 में डिस्कंटिन्यूस कैसे कर सकते हैं। पीस मिल में अबंडनमेंट मतलब एकदम छोड़ दिया, उसको बंद कर दिया, किसी को सेल नहीं करा, या फिर अगर एंटायरिटी में कर रहे हैं। पीस मिल में कर रहे हैं मतलब अलग अलग एसेट्स बेच रहे हो तो अलग अलग सबकी आपको रिकवरेबल अमाउंट पता होगी, तो आप इंडिविजुअल एसेट्स की क्या निकाल लोगे, इंपेयरमेंट लॉस निकाल लोगे। आई होप इट इज क्लियर। कुछ भी नहीं है एसएस में, एकदम सिंपल है। एसएस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, बिल्कुल इजीली आपके हो जाएंगे। जो आपका ये वाला पार्ट था ना रिवैल्यूएशन वाला, रिवैल्यूएशन गेन हम यूज कर सकते हैं इंपेयरमेंट लॉस चार्ज करने के लिए। इस पे कभी कभी आपका क्वेश्चन आ जाता है कि आपका इंपेयरमेंट लॉस हुआ, कंपनी के पास इतना रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा था, वो किससे करेगी, पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व से चार्ज करेगी, ठीक है। और इसके साथ आपको AS28 की वीडियो, सॉरी AS10 की वीडियो पहले देखनी पड़ेगी, क्योंकि रिवैल्यूएशन रिजर्व हम कुछ अमाउंट आपका क्या करते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स में भी डालते हैं। कब डालते हैं, कैसे डालते हैं, वो आपको AS10 PP में पता चलेगा। आई होप इट इज क्लियर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और AS28 समझ आ गया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।